पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है। निम्न लक्षणों में से कौन सा लक्षण भाषा का नहीं है। जो भाषा का लक्षण नहीं है वह हमारा आंसर होगा दोस्तों। तो चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए में दिया गया है विविक्तता, ऑप्शन बी में दिया गया है स्थिरता, ऑप्शन सी में दिया गया है सृजनात्मकता, ऑप्शन डी में दिया गया है द्वैधता। तो भाषा का लक्षण कौन सा नहीं है दोस्तों। भाषा का लक्षण कौन कौन सा है उसको देख लेते हैं। विविक्तता भाषा का लक्षण है, सृजनात्मकता भी भाषा का लक्षण है और द्वैधता भी भाषा का लक्षण है, लेकिन स्थिरता भाषा का लक्षण नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसकी व्याख्या कर लेते हैं। भाषा के लक्षण या अभिलक्षण निम्न है। भाषा के लक्षण है मौखिक श्रव्य माध्यम, अंतर्विनिमयता, यादृच्छिकता, परंपरता, विविक्तता, अभिरचना, द्वित्व और विस्थापन। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, रचना के अंतर्गत आता है, सही विकल्प चुनिए। रचना के अंतर्गत क्या क्या आता है दोस्तों। रचना के अंतर्गत आता है अर्थ, भावार्थ और व्याख्या रचना के अंतर्गत आता है। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। देवनागरी लिपि में क्या लिखी जाती है। अंग्रेजी, पंजाबी, उर्दू या फिर हिंदी। तो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है दोस्तों हिंदी भाषा को। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर होगा। आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा दोस्तों और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा दोस्तों। तो फिर देवनागरी लिपि एक लिपि है जिसमें अनेक भारतीय भाषाएं तथा कुछ विदेशी भाषाएं लिखी जाती है, जैसे कि संस्कृत है, पाली है, हिंदी है, मराठी है, सिंधी और बोडो को लिखी जाती है। ठीक है, देवनागरी लिपि में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण क्या है। तो उच्चारणगत त्रुटियों का कारण है वाग्यंत्र के दोष, क्षेत्रीय बोली का प्रभाव, भाषा के महत्व को नहीं समझना, उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। तो उच्चारणगत त्रुटियों का कारण होता है उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। उच्चारणगत त्रुटियों का कारण उच्चारण स्थल का सही ज्ञान न होना होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आर्य भाषा समूह में नहीं माना जाता है। आर्य भाषा समूह में कौन सा भाषा नहीं माना जाता है दोस्तों। चीनी, लैटिन, संस्कृत या फिर फारसी। तो कौन सा भाषा है जो आर्य भाषा में नहीं माना जाता है दोस्तों। आर्य भाषा में नहीं माने जाने वाला भाषा है चीनी भाषा दोस्तों। ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। ठीक है, और वहीं आर्य भाषा के अंतर्गत आता है संस्कृत, फारसी, लैटिन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले यहाँ पास व्याख्या कर लेते हैं। आर्य भाषा परिवार भारत का सबसे बड़ा भाषा परिवार है। ठीक है, इसमें संस्कृत, लैटिन, फारसी, हिंदी आदि भाषाएं शामिल है। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा की प्रकृति के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। भाषा बहता नीर है दोस्तों। ठीक है, भाषा बहता नीर है। भाषा प्रवाहीन है, ये गलत है दोस्तों। भाषा कूप जल है, यह गलत है। प्रयुक्त सभी तो आंसर नहीं होगा क्योंकि दो गलत हो गया है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, भाषा बहता नीर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से कौन सा कथन उपयुक्त सही नहीं है। ठीक है दोस्तों, कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है या सही नहीं है उसको देखना है। भाषा प्रतीकों का ढांचा है, सही है। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है, यह गलत है दोस्तों। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, संस्कृत की तरह भाषा भी विद्यमान है, बिल्कुल सही है। संस्कृति की तरह भाषा भी विद्यमान है। भाषाई संप्रेषण से जानकारी देते हैं, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो क्या गलत हो जाएगा हमारा। ऑप्शन बी गलत है, जो कि हमारा सही उत्तर है। भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति है करके दिया है, जबकि भाषा मानव की जन्मजात संपत्ति नहीं होती। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है। हिंदी भाषा का मानकीकरण करने वाली संस्था को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों। इसको जाना जाता है केंद्रीय हिंदी निदेशालय। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भाषा के आदर्श रूप को क्या कहते हैं। क्या कहा जाता है भाषा के आदर्श रूप को दोस्तों। भाषा के आदर्श रूप को कहा जाता है परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ए और बी दोनों सही हैं। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वहीं परिनिष्ठित भाषा और मानक भाषा की परिभाषा देख लेते हैं दोस्तों। परिनिष्ठित भाषा का अर्थ होता है बोली
को जब व्याकरण से परिष्कृत किया जाता है तब वह परिनिष्ठित भाषा कहलाती है। ठीक है। और मानक भाषा जिस भाषा का प्रयोग प्रतिष्ठित समाचार पत्रों, पत्रिकाओं, रेडियो और दूरदर्शन, शासकीय आदेश आदि में किया जाता है उसे मानक भाषा कहते हैं। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लिपि का सही अर्थ है। लिपि का सही अर्थ क्या है दोस्तों? लिपि का सही अर्थ है ध्वनि चिन्हों का लिखित रूप। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। लिपि या लेखन प्रणाली का अर्थ होता है किसी भाषा की लिखावट या लिखने का ढंग। ठीक है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वही लिपि कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवक का डिब्बा में दरखास्त डालेगा तो जावक का डिब्बा में दरख्वास्त मिलेगा। यह क्या है दोस्तों? यह एक अमानक भाषा है। ठीक है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। अमानक भाषा ऐसी भाषा जिसका मानकीकरण न हुआ हो अमानक भाषा कहलाती है। अमानक भाषा में व्याकरण परिनिष्ठित नहीं होती। इसमें व्याकरण संबंधी अशुद्धियाँ रहती है। जैसे शक्ति का देखिए यहाँ पास स्पेलिंग गलत है, शक्ति लिखाया है, बड़ी डाल दिया गया है। इसमें कांति में बड़ी की मात्रा है, रीता में बड़ी की मात्रा है और इंदु, ठीक है, इंदु में छोटू ऊ का मात्रा है, जबकि इसमें बड़ा ऊ का मात्रा आता है। ठीक है। विभाषा किसे कहते हैं? विभाषा किसे कहते हैं दोस्तों? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। विभाषा हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहते हैं। हिंदी की विभाषाएं हैं ब्रज भाषा, अवधी, खड़ी बोली, भोजपुरी और मैथिली। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास किस प्राचीन लिपि से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास हुआ है ब्राह्मी लिपि से। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वहीं देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। यह लिपि बाईं ओर से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि एवं हिंदी लिपि भी कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों? हिंदी ऑस्ट्रिक, द्रविड़, चीनी, तिब्बती या फिर भारोपीय। तो हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों? हिंदी भारोपीय परिवार की भाषा है। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। हिंदी भाषा है वह भारोपीय भाषा परिवार के अंतर्गत एक आधुनिक भारतीय आर्य भाषा है जिसका विकास आर्यों की मूल भाषा संस्कृत से हुआ है। हिंदी किस परिवार की भाषा है? हिंदी किस परिवार की भाषा है दोस्तों? हिंदी भाषा है भारोपीय परिवार की भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का मूल नाम क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम क्या है दोस्तों? खड़ी बोली का मूल नाम है कौरवी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं। खड़ी बोली क्या है? खड़ी बोली का मूल नाम कौरवी है। इसका अन्य नाम बोल चाल की हिंदुस्तानी या सरहिंदी, वर्नाक्यूलर खड़ी बोली आदि कहा जाता है दोस्तों इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। खड़ी बोली का मूल नाम है, खड़ी बोली का मूल नाम क्या है दोस्तों? खड़ी बोली हिंदी का मूल नाम है कौरवी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं। उनकी समष्टि को क्या कहते हैं दोस्तों? उनकी समष्टि को, जो विचार विनिमय करता है, मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है, उनकी समष्टि को भाषा कहते हैं दोस्तों। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भाषा शब्द का निर्माण संस्कृत की भाष धातु से हुआ है। भाष धातु का अर्थ है वाणी की अभिव्यक्ति। भाषा सरलता एवं प्रौढ़ता की दिशा में सतत गतिशील होती है। मानकीकरण के 3 सोपान कौन कौन से हैं? मानकीकरण के 3 सोपान हैं। बोली है, भाषा है और उसके बाद होता है विभाषा, उसके बाद होता है मानक भाषा। ठीक है। तो ये ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मानकीकरण भाषा के मानकीकरण के तात्पर्य उसके बोली रूप से क्रमशः विकसित होकर ऐसी परिनिष्ठिता भाषा का रूप धारण कर लेना जो शिक्षा, प्रशासन, धर्म और साहित्य कार्यकलाप में सर्वमान्य माध्यम बन सके। ठीक है। मानकीकरण से भाषा का व्याकरणिक रूप परिष्कृत एवं सुनिश्चित होती है। मानकीकरण के 3 सोपान हैं, बोली, भाषा और मानक भाषा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गल्प शब्द हिंदी में किस भाषा से लिया गया है? गल्प शब्द लिया गया है बंगाली भाषा से, बंगला से। ठीक है दोस्तों। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए? भाषा की अच्छी कक्षा में क्या क्या होना चाहिए दोस्तों? भाषा की अच्छी कक्षा में होना चाहिए, भाषा की कक्षाएं पाठ पढ़ाकर उसके प्रश्न उत्तर तक सीमित हो। यह गलत है दोस्तों। भाषा
नेक्स्ट देखते हैं, भाषा की कक्षा पाठ्य पुस्तक व प्रश्न उत्तर तक सीमित हो, यह गलत है। भाषा की कक्षा को पाठ्य पुस्तक के अतिरिक्त आसपास की दुनिया उनके अपने अनुभवों से जोड़ा जाए, यह सही है। भाषा कक्षा में विद्यार्थी को सोचने तथा अपनी सोच को व्यक्त करने, अपने शब्दों को अर्थ देने के मौके उपलब्ध कराए जाए, यह सही है दोस्तों। ठीक है, तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 सही है। तो ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4 किसमें दिया गया है? ऑप्शन डी में दिया गया है। तो ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है? हिंदी भाषा के विकास का सही क्रम क्या है दोस्तों? संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट और उसके बाद हिंदी। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट, उसके बाद हिंदी। ऑप्शन ए हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, उससे पहले व्याख्या कर लेते हैं दोस्तों। संस्कृत आता है पहले, उसके बाद पाली, उसके बाद प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद अवहट, उसके बाद हिंदी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्प में से उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए वाक्य के लिए उचित विकल्प हो। भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे कहते हैं दोस्तों? शब्द, वर्ण, व्यंजन या फिर वर्णमाला? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। वर्ण वह मूल ध्वनि है जिसके खंड व टुकड़े नहीं किए जा सकते, वर्ण कहलाते हैं। ठीक है, भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है वर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत में शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई है? भाषा की शास्त्रीय भाषा की प्रस्थिति सर्वप्रथम किस भाषा को प्रदान की गई है? तो सर्वप्रथम शास्त्रीय भाषा है हमारे भारत का तमिल दोस्तों। ऑप्शन डी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है, जो कि 2004 में बना है। और वहीं 2005 में जोड़ा गया था संस्कृत को शास्त्रीय भाषा के रूप में, और मलयालम को 2013 में जोड़ा गया था। हिंदी शास्त्रीय भाषा नहीं है दोस्तों। वर्तमान में शास्त्रीय भाषाओं की संख्या हो गई है दोस्तों 11। ठीक है, 2024 में पहले थी शास्त्रीय भाषाओं की संख्या, पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या थी दोस्तों, पहले शास्त्रीय भाषाओं की संख्या 8 थी, 6 थी दोस्तों, 6 शास्त्रीय भाषाएं थी। पहला था तमिल 2004 में, उसके बाद संस्कृत 2005 में, उसके बाद कन्नड़ आया था 2008 में, तेलुगु 2008 में, मलयालम 2013 में, ओडिया 2014 में, और 5 भाषाओं को 2024 में जोड़ा गया। ठीक है दोस्तों, तो टोटल हो गया 11 शास्त्रीय भाषाएं। निम्नलिखित में से भाषा की न्यूनतम इकाई क्या है? भाषा की न्यूनतम इकाई है वर्ण। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उसके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट कहा जाता है। इस अवहट का उद्भव का सही क्रम क्या है? अवहट का सही उद्भव का क्रम क्या है दोस्तों? उसको देखना है। पहले आता है संस्कृत, पाली, प्राकृत, उसके बाद अवहट आता है दोस्तों। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।